अस्सलामुअलैकुम। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये है दिल का मसला और इस मसले में दिल धड़कता है बेतरतीबी से। नॉर्मल इंसान का दिल धड़कता है रिदम में, लेकिन जिनका दिल नहीं धड़कता इस रिदम में इसे कहते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट या फिर एरिदमिया। तो एफिब या एट्रियल फिब्रिलेशन भी है हार्ट एरिदमिया, इसे एफिब भी कहते हैं। एक आम दिल में इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ जो है वो कंडक्ट होती है एस ए नोड से ए बी नोड तक, और ये होती है एक तसलसल में। और क्योंकि ये है तसलसल में या ऑर्गेनाइज्ड जो जा रही है एस ए नोड से ए बी नोड तक, तो ऐसे में आपको एट्रियल टिश्यू में एक जैसी या यकसानियत से मिलेंगी कॉन्ट्रैक्शंस, लेकिन एफिब में वेवलेंथ्स जो हैं ये हैं बेतरतीब। तो यहाँ ये देखें ये किस तरह बेतरतीबी से चल रही हैं इधर, क्योंकि आप खो देते हैं ये तरतीब में आता हुआ सिग्नल, तो इसीलिए आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस यानी एक जैसी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती एट्रिया की, बल्कि इन बेतरतीब वेवलेंथ्स के साथ आपको होगी एट्रियल स्पैज़मिंग, जो कि कुछ ऐसी लगेगी जैसे यहाँ है एक पूरा गुच्छा कीड़ों का एट्रिया में जो यहाँ वहाँ हर तरफ घूम रहे हैं, और साथ साथ वेवलेंथ्स जो हैं ये अपना काम भी कर रही होती हैं। ये सिग्नल करेंगी एवी नोड को बहुत ही बेतरतीबी से, और इसीलिए यहाँ होगी इर्रेगुलर रिदम, और इस इर्रेगुलर स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ ये एफिब ईकेजी जो है ये होगा पूरी तरह से बेतरतीब या इर्रेगुलर। अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ देखें कि हर एक बीट के साथ जो फासला है आर आर इंटरवल्स के दरमियान इधर ये कितना मुख्तलिफ है हर दफ़ा। अगर आप देखें एक नॉर्मल दिल में ये जो खाली जगहें आप देख रहे हैं या ये जो स्पेस है आर आर इंटरवल्स के दरमियान ये बिल्कुल यूनिफॉर्म या एक जैसी होती है, लेकिन एफिब में ये जो फासला है आर आर इंटरवल्स में ये होगा हर दफ़ा मुख्तलिफ पिछले वाले से, और एफिब में ख़ास पी वेव्स नहीं नज़र आती ई के जी पर, इनके बजाय ये अजीब सी लकीरें आपको दिखेंगी, और ये होगा, याद है यहाँ एट्रिया जो है इसकी हो रही थी स्पैज़मिंग, जी हाँ ये होगा स्पैज़मिंग की वजह से। तो इसमें आपको नहीं मिलेगी यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया की, आपको मिलेंगी अजीब सी लकीरें जो कि निशानी है स्पैज़म की, एट्रियल स्पैज़म की। अब एफिब के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी इंसान जिसको है बीमारी एट्रियल टिश्यू की वो है ज़्यादा रिस्क पर एफिब के लिए। और किस तरह होता है एट्रियल टिश्यू का ये मर्ज, तो अगर देखें तो जैसे जैसे उम्र गुजरती है बुढ़ापा आता है तो जो जिल्द है वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह आपका एट्रियल टिश्यू भी। तो एक चीज़ होगी उम्र या एज, अगली चीज़ है इन्फ्लेमेशन, ये भी करती है एफिब अगर किसी का हुआ है हार्ट प्रोसीजर कोई भी और इसने कर दी है इन्फ्लेमेशन, तो ये आपको रिस्क पर ले आता है एफिब के लिए। अगली चीज़ है इनलार्जमेंट यानी इसका बड़ा हो जाना, और ये है एट्रियल इनलार्जमेंट, और ये होता है सदियों पुराने हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज की वजह से और कुछ किस्म के वेल्व डिजीज़ की वजह से भी, जिसे कहते हैं माइट्रल स्टेनोसिस या किसी फेफड़े की मर्ज की वजह से। और अगर पहले कभी आपको हुआ हो एफिब तो ये सारी चीज़ें आपके एट्रिया को इनलार्ज कर सकते हैं, या कह लें कि इस पर सूजन आ सकती है और ये बड़ा हो सकता है। अगली चीज़ जो रिस्क फैक्टर है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, ख़ास तौर पर थायराइड हार्मोन, और अगला है यहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल, और बहुत ज़्यादा और ख़राब हद तक इस्तेमाल। अब हमने आपको याद होगा अपनी पिछली वीडियो में बात की थी एफिब के बारे में कि ये है स्ट्रोक्स का रिस्क फैक्टर। तो जी हाँ, अगर किसी को है एफिब तो इन्हें स्ट्रोक्स होने का भी ख़तरा हो सकता है, तो ये है हाई रिस्क फैक्टर। तो इन लोगों को डाला जाता है ब्लड थिनर मेडिकेशन पर, मतलब वो दवाई जो खून को पतला करती है। तो अब ये एफिब वाले लोग जो हैं ये क्यों हैं स्ट्रोक के लिए हाई रिस्क पर? तो जब एट्रिया की होती है स्पैज़मिंग तो ब्लड जो है वो जमा हो जाता है एट्रियम में, तो जब एट्रियल टिश्यू करेगा स्पैज़म तो ब्लड जो है वो जमा हो जाएगा एट्रिया में, और वहाँ से फिर हिलेगा नहीं। तो उस खून का क्या होता है जो एक जगह खड़ा रह जाता है और हिलता नहीं है, वहाँ से ये बन जाता है क्लॉट।
तो सोचें मैं यहाँ बना रही हूँ ये क्लॉट और सोचें अगर ये निकल जाए एट्रियम से और चला गया वेंट्रिकल में और वहाँ से गया आगे सर्कुलेशन में, तो ये जा सकता है बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ आपके ब्रेन में भी, यानी आपके दिमाग में। तो अगर एक क्लॉट चला जाए किसी तरह दिमाग में तो ये करा सकता है स्ट्रोक। इसीलिए जो लोग जिन्हें हो एफिब, इन्हें रखा जाता है ब्लड थिनर्स पर ताकि ये क्लॉट बनने से रोकें और स्ट्रोक्स का रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही।